अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। सोने की घड़ी एम रिजवान मुल्गानी। उस रात अब्बा बड़ी देर से घर आए और आते ही अपने कमरे में चले गए। अमूमन वो जब भी घर आते तो कुछ ना कुछ लेकर आते थे। इस बार वो खाली हाथ थे। आज उन्होंने सलाम भी नहीं किया था। जहां अम्मी को परेशानी लाहक हुई वहीं मुझे भी गड़बड़ लगने लगी। मैं उठकर अब्बा के कमरे की तरफ जाने लगा तो अम्मी ने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया और खुद बढ़ गई। मैं तरह तरह की बातें सोचता हुआ सहन में टहलने लगा। कुछ देर बाद अम्मी की वापसी हुई। मुझे उनके चेहरे के तासरात देखकर ही अंदाजा हो गया था कि जरूर मेरी ही कोई बात है। मेरा शक यकीन में तब बदला जब उन्होंने गुस्से से कहा, जाओ तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें। ये कहकर वो बावर्ची खाने की जानिब चली गई। मैं उनके पीछे भागा। अम्मी बताए तो आखिर हुआ क्या है। मैं जान गया था कि अनजाने में शायद मुझे से कोई गलती सरजद हुई होगी। तब ही वो इतने गुस्से में है। मैं अभी अपना सवाल दोबारा दोहराने वाला था कि अब्बा जान की घर जाती हुई आवाज़ कानों में गूंजी, हमदान सुना नहीं तुमने, जल्दी आओ। मैं खौफ से डरता कांपता अंदर चला गया। जी अब्बा जान। मैंने उन्हें देखा बिना कांपती आवाज़ में कहा, इधर आके बैठो मेरे पास। अब के उनके लहजे में सख्ती ना थी लेकिन मैं सहमा हुआ था। उससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलते मैं उनके पास जाकर बैठ गया था। याद करो वो दिन जब तुम्हारा हाई स्कूल में पहला दिन था और मैंने तुम्हें क्या नसीहत की थी। वो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन रंजीता आवाज़ में कह रहे थे, जी अब्बा जान मुझे अच्छी तरह याद है और मैंने आपकी हर नसीहत पर अमल भी किया। मैंने ये जुमला उन्हें देखकर कहा था ताकि उन्हें मेरी सच्चाई पर झूठ का शबा ना हो। अगर ऐसा है तो जाओ अपना बस्ता लेकर आओ। मैं फौरन उनकी बात समझ नहीं पाया और हैरत से उन्हें देखता रहा। तुमने सुना नहीं क्या कह रहा हूँ, जाओ अपना बस्ता लेकर आओ। इस बार उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मैं फिर डर गया और बस्ता लेने चला गया। उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बस्ता मुझ से छीन लिया। बस्ते के दोनों जिपे खोल कर उसकी तलाशी लेने लगे। उन्हें मतलूबा शे ना मिली तो उन्होंने बस्ता उलट दिया। सारी कॉपियां और किताबें पलंग पर बिखर गई और उन कॉपियों किताबों के बीच में एक घड़ी जगमगाती दिखाई दी। घड़ी की चमक दमक से मालूम हो रहा था कि वो सोने की है। ये कहाँ से आई तुम्हारे बैग में, बोलो जवाब दो। उन्होंने एक हाथ में घड़ी लहराई और दूसरे हाथ से मेरे बाजू को दबोच कर कहा, अब्बा मुझे से कसम उठवा ले, मैं नहीं जानता ये किस की है और मेरे बस्ते में कैसे आई। मैंने रोते हुए जवाब दिया, बकवास बंद करो और सच सच बताओ मुझे। वो एक बार फिर गुस्से से बोले थे। मैं कुछ ना समझते हुए गुजरे दिन याद करने लगा। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे याद आया ये उस दिन का वाक़या है जब बारिश हो रही थी और मेरा स्कूल जाने का कतान दिल नहीं चाह रहा था। अब्बा छतरी लेकर बाहर जाने लगे तो उनकी मुझ पर नजर पड़ी। अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए, जल्दी तैयार होकर आओ, मैं इंतजार करता हूँ तुम्हारा। आज रिक्शे से जाएंगे स्कूल। उन्होंने इस अंदाज में कहा कि मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं तैयार होकर आया तो अम्मी ने फौरन नाश्ता मेरे आगे रख दिया। मैंने झटपट नाश्ता खत्म किया और अब्बा के साथ हो लिया। रिक्शे में सवार हुए तो अब्बा मुझे बताने लगे, आज स्कूल में प्रिंसिपल ने पार्टी रखी है। शहर का कोई बड़ा सियासतदान आ रहा है। दहम क्लास के 2 और सेक्शन बनवाने हैं। स्टाफ रूम की छत टिपकती है। पानी की टंकी लीक हो गई है। मेरी कैंटीन भी छोटी है, उसे बड़ा करना है। लाखों का खर्चा है। इस वजह से प्रिंसिपल साहब ने उन्हें मदऊ किया है। वो ज़रा देर के लिए रुके फिर बोले, मुमकिन है दोपहर का खाना भी स्कूल में ही प्रिंसिपल के साथ हो। काश दिलावर चौधरी मान जाए और फंड की मंजूरी दे दे। वो तहमल से बता चुके तो मैं भी दिल ही दिल में दुआ करने लगा। अब्बा जान गुज़िश्ता बरसों से उस सरकारी स्कूल में कैंटीन चला रहे थे। उसके साथ साथ स्कूल में जब भी कोई ख़ास मौका या तकरीब होती मुंतज़म के तौर पर उनका स्कूल में होना लाजिम होता। हम स्कूल पहुँचे तो मुझे अब्बाजान ने असेंबली के लिए घंटी बजाने का हुक्म दिया और ख़ुद प्रिंसिपल ऑफिस चले गए। वापस आए तो उनके हाथ में लिस्ट थी। मैंने उस लिस्ट की बाबत पूछा तो बताने लगे कि ये पकवान तैयार करवाने हैं। वो बताते ही कैंटीन चले गए और मैं स्कूल से लेट आने वालों लड़कों के नाम एक फाइल में नोट करने में लग गया। प्रिंसिपल साहब ने ये कानून बनाया था कि स्कूल की हर क्लास का
मॉनिटर अपनी बारी आने पर ये ड्यूटी सर अंजाम देगा। उस रोज मंगल था और मंगल के दिन मेरी बारी होती थी। मैं फाइल हाथ में लिए लड़कों के नाम दर्ज करने में लगा हुआ था कि मैंने फैसल को भी इस कतार का हिस्सा बनते देखा। वो इंतहाई गुस्से से आग बगोला होकर मुझे देख रहा था। उसका नाम फाइल में लिखने की बारी आई तो वो बोला, मेरा नाम फाइल में लिखने की गलती मत करना। वो इंतहाई बदतमीज और अखड़ लेजे में हुक्म देने वाले अंदाज में बोला। मैं उस वक्त अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं और मेरा फर्ज है जो भी लेट आए सब के नाम फाइल में दर्ज करूं। मैं उसका नाम लिखने लगा। उसका नाम लिख चुका तो उसने मुझे उंगली खड़ी करते हुए कहा, तुम्हें देख लूंगा। वो कमरा जमात की तरफ बढ़ गया और मैं बाकी तालिब इल्मों के नाम लिखकर फाइल प्रिंसिपल साहब के दफ्तर पहुंचाकर क्लासरूम में दाखिल हो गया। शशमाई इम्तिहानात सर पर थे। सबको अपनी अपनी फिक्र थी। तकरीबन सभी के फिजिक्स के प्रैक्टिकल मुकम्मिल थे और सबने चेक करवा दिए थे, लेकिन एक फैसला था कि जिसने अभी तक प्रैक्टिकल मुकम्मिल नहीं किया था वो काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था कि मैं उसका प्रैक्टिकल मुकम्मिल कर दूं। मेरा अपना काम ज़्यादा था, इम्तिहानात की तैयारी भी करनी थी, लिहाजा उसके बार बार इसरार करने पर मैंने भी बार बार इनकार ही किया था। सर खाबिर जो फिजिक्स पढ़ाते थे उस दिन आपे से बाहर हो गए। उन्होंने फैसल को काफ़ी डांट डिप्ट कर प्रिंसिपल ऑफिस भिजवा दिया। ये फैसल की बदकिस्मती थी कि उस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में इलाके के MNA दिलावर चौधरी भी मौजूद थे। इस तरह की किसी शिकायत का इलाके के MNA के सामने उन्हें मसूल होना काफ़ी तस्दीक की बात थी। प्रिंसिपल साहिब शदीद किस्म के जज्बाती हो गए और फैसल की जमात ने हम के बोर्ड के इम्तिहानात का दाखिला फॉर्म भिजवाने से इनकार कर दिया और सजा के तौर पर ऑफिस में कान पकड़ कर एक टांग पर खड़े होने का कहा। फैसल जैसे लड़के के लिए ये सब बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल था। शायद तभी वो मुझे से बदला लेने के कई मंसूबे तरतीब देता रहता था। आधी छुट्टी की घंटी बजी तो बच्चों ने फैसल को प्रिंसिपल ऑफिस में इस हालत में खड़े देखकर उसका खूब मजाक उड़ाया। कई लड़कों ने फिक्र किसे कई लड़कों ने सीटियां बजाई कि उस वक्त अब्बाजान खाने का सारा इंतजाम कर चुके थे। हाल में मेज पे खाना लगा दिया गया था। आधी छुट्टी के फौरन बाद दिलावर चौधरी को तकरीर भी कराना थी। सारा स्टाफ प्रिंसिपल साहब और दिलावर चौधरी हाल में जमा थे। उधर फैसल अकेला खड़ा सबको खाने वाली नजरों से घूर रहा था। उधर जब मेरी नजर प्रिंसिपल ऑफिस की खिड़की से अंदर पड़ी तो मैंने उसके हाथ में जगमगाती हुई घड़ी को देखा। उसकी नजर घड़ी से हटकर मुझे पर पड़ी तो मैं उसकी चमकती आंखों में शरारत भांप ली थी। लेकिन दिलावर चौधरी साहब की धुआंधार तकरीर के बाद मैं सब कुछ भूल भाल गया था। दरअसल वो घड़ी दिलावर चौधरी ही की थी। प्रिंसिपल ऑफिस के साथ मुतसर वॉशरूम में जाते हुए वो अपनी घड़ी उतार कर टेबल पे रख गए थे। हाल में जाते हुए भी शायद वो घड़ी पहनना भूल गए थे। उसी का फायदा उठाकर फैसल ने आधी छुट्टी के वक्त ही वो घड़ी मेरे बैग में डाल दी थी। फैसल का ये मंसूबा इस लिहाज से भी कामयाब रहा कि चौधरी साहब ने स्कूल के लिए फंड देने की मंजूरी दे दी थी और इस खुशी में प्रिंसिपल साहब ने और दीगर स्टाफ ने उन्हें तोहफा देने का बंदोबस्त भी कर रखा था। एक हाथ से तोहफा वसूल करते और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े उसे कान से लगाए वो अगली मीटिंग में आने का के कर रवाना हो गए। इसी हड़बड़ी में शायद वो बिल्कुल भूल गए थे कि उनके हाथ में सोने की बेशकीमत घड़ी भी थी। फैसल घड़ी मेरे बैग में डालकर 9:11 हो गया था। मेरी बदकिस्मती के उसके निकल जाने के बाद अब्बा जान ने मुझे प्रिंसिपल ऑफिस भेजा कि मैं अलमारी से टिश्यू बॉक्स ले आऊं। मुझे ऑफिस आते कई लड़कों ने देखा और सब ने ये भी देखा कि जब मैं ऑफिस गया तो वहाँ ऑफिसर मौजूद नहीं था। इसलिए जब घड़ी के सिलसिले में चौधरी साहब का फोन आया और प्रिंसिपल साहब ने अब्बा से जिक्र किया तो उनका 100% शक मुझ पर ही था। जब मैंने अब्बा जान को सारा वाकया सुनाया तो अब्बा जान ने मेरी पेशानी चूम ली और उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया। मैं अब्बा जान के साथ फैसल के घर गया। फैसल खुद भी अपने किए पे शर्मिंदा था। उसने ना सिर्फ मुझसे बल्कि अब्बा जान से भी माफ़ी मांगी और ये तय किया कि आइंदा वो अपना काम खुद करेगा। घड़ी किसी तरीके से चौधरी साहब को भिजवा दी गई थी।